जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, और उसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। जिसमें आपको क्या रहता है, बहुत कंफ्यूजन भी रहती है और बहुत जगह आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे लेकिन कठिन लगेगा, हार्ड लगेगा, क्योंकि आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं जानते हो। अगर आपको एक वर्ड में बताना हो तो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसा स्ट्रिंग में टेंशन का होता है, वैसे ही स्प्रिंग फोर्स रहती है। ठीक है, अब सबसे पहले तो स्प्रिंग फोर्स की वो क्या रहती है आपकी, अब जैसे स्प्रिंग फोर्स है तो ये रहती है, इसको आप ऐसे लिखो एफ एस पी इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स, ये रहता है वो भी माइनस में। अब ये कैसे समझना है, तो इसमें देखिए मान लीजिए ये आपका ऐसे कोई मास रखा लगा हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया। जब स्ट्रेच किया तो ये थोड़ा आगे गया ये चीज़, तो ये जो स्ट्रिंग में स्ट्रेस आएगा है ना, स्ट्रेच करके जो हम इसको क्या करें, इलोंगेट करेंगे। इलोंगेट माने होता है लंबा खींचना। ठीक, इलोंगेट करेंगे तो इसमें क्या होगा, चेंज आएगा, उसको हम डेल्टा एक्स नाम देंगे, है ना। और जो ये रहती है स्ट्रिंग, इसका कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं के। ये कौन सा कांस्टेंट होता है, ये आपका रहता है, आप इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कहते हैं। अब ये आया कैसे, हम लोग ये जानते हैं जो फोर्स लगती है स्प्रिंग में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन लेंथ के, चेंज इन लेंथ के ना, ये जो फोर्स होती है चेंज इन लेंथ के बराबर होती है। अब ऐसा क्यों होता है, मान लो अब ये यहाँ पर माइनस क्यों लगा, ये माइनस इसलिए होगा, मान लो हमने ये इसको इधर खींचा तो ये चीज़ क्या स्ट्रेच इस तरफ हुई ना, ये चीज़ स्ट्रेच इस तरफ हुई, लेकिन फोर्स जो होगा हमेशा दूसरी डायरेक्शन में लगेगा। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट होती हैं तो उनको दिखाने के लिए हम लोग प्लस माइनस का यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ इतनी हुई, तो इसके बाद आप जानते हो जब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है हमारा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो आ गया आपका के कांस्टेंट, के डेल्टा एक्स, और माइनस तो था ही, यही जो के है इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट ना, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये चीज़ जो हुई है इसको कहते हैं इलोंगेशन। क्या कहते हैं, इलोंगेशन। यहाँ पर हमने इसको खींचा, इलोंगेशन। अब अगर इसको आप कंप्रेस कर दोगे, इसको मतलब क्या कहते हैं, स्प्रिंग को कोई पीछे इधर से धक्का देगा, ये मास है आपका, किसी ने इसको इधर से धक्का दिया, तो इसको कहते हैं हम लोग कंप्रेशन। कंप्रेशन यही होता है स्प्रिंग फोर्स में। स्प्रिंग में फोर्स कब आती है, जब हम इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन करते हैं, और इसको कहते हैं क्या है, स्ट्रेच करना, है ना, स्ट्रेच करना, ये चीज़ हो जाता है स्ट्रेच करना। अब वो स्ट्रेच कैसा है, अंदर की तरफ आप कर रहे हो कि बाहर की तरफ, ये रहता है। अब ये देखना है कि हमने जो बताया कि ये इतना आपको समझ में आया। अब इसके आगे देखना है कि जो कंप्रेस जो हो रहा है या फिर इलोंगेशन हो रहा है ये टेंशन से कैसे रिलेटेड है। तो इसको देखिए, ये नोट हुआ, देखो अब ये आपके इसे दिया गया, ये मास ऐसे, ये स्प्रिंग है ना, ये चीज़ स्प्रिंग में ये कनेक्ट है ऐसे मास। ठीक है, इसको आपने क्या किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस किया तो ये ऐसे बन जाएगा ना। अब ये देखो, अब ये कुछ कंप्रेस हो गया ना, यहाँ पर पहले ये था, ये इतना कंप्रेस हुआ, यहाँ पर ये इतनी डिस्टेंस कंप्रेस हुई, डेल्टा एक्स यानी कि वैल्यू, ये चीज़ जो थी ये थी, ये इतना क्या हुआ, कंप्रेस हो गया, ये अंदर आ गया। ठीक है, अब देखो क्या होगी, इसमें फोर्स बनेगी। अगर हमने इसको कंप्रेस किया तो फोर्स आपकी जो है स्प्रिंग फोर्स, जिसको हम लोग क्या नाम दे चुके हैं, एफ एस पी, एफ स्प्रिंग फोर्स। वो अब ये जब इसने अंदर की तरफ किया, इसकी जो डेल्टा एक्स जो चेंज हुआ अंदर की तरफ हुआ, तो फोर्स किसकी तरफ है, अगर ये इधर की तरफ है तो फोर्स बाहर की तरफ होगी। बिल्कुल बात सही। अब देखो अगर हम कहते हैं इस जगह में फोर्स क्या होगी, सेम वही होगी, और थोड़ा आगे पूछ लें इस डायरेक्शन में और आगे तो फोर्स वही होगी, फिर इधर कर दें तब भी फोर्स वही होगी, तो फोर्स सेम आ रही ना। तो अब इसको ऐसे रखे रहने दो, हमने इसी की जगह क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग लगा दी, तो बस यहाँ पर टी तो हो गया, यहाँ पूछेंगे तो यहाँ टी होगा। अब ये मास से अवे लगता है ना, तो ये टी हो गया, ये टी हो गया, लेकिन हर जगह सेम लग रहा है ना, तो आप बहुत बार टी को स्प्रिंग फोर्स की तरह ट्रीट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा भी होगा ना। अब देखो अगर इसमें नहीं विश्वास है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके हिसाब से आप एक क्वेश्चन देख लो कैसे। मान लो ये बीच में स्ट्रिंग है, ठीक है, अब क्या किया, 1 मीटर आपने इसको x1 आपने इधर इसको खींचा, और यहाँ पर किसी ने आके x2 खींचा ना। ये मान लो ये आप यहाँ पर हो और यहाँ पर ये कौन आपका कोई दोस्त है
है ना, 2 लोगों ने खींचा। अब क्या हुआ, आपने 2 बार खींचा तो देखो लॉजिक क्या कहेगा, इसके लिए स्प्रिंग, इसके लिए फोर्स निकाल लो और उसके लिए निकाल दो, ठीक है। इसके लिए इसको आप क्या कहोगे, इसके लिए निकालोगे तो उसमें भी के तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पूरी स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो तो के ही होता है ना, जिसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर स्प्रिंग एक है तो उसके कांस्टेंट भी सेम होगा के ही। तो एक तो आपका लॉजिक कहता कि इसके लिए आ जाएगी वैल्यू kx1, ठीक है। अब देखो बहुत बार क्या होता है, टीचर लिख रहा होगा और यहाँ माइनस नहीं लगाएगा, तो आप लोग कहोगे कि अरे माइनस नहीं लगाया, पहले तो लगा के बताया था, अब ये क्या कर दिया। तो कंफ्यूज ना हो ना, उसके लिए बता दें, माइनस तो केवल इसलिए लगाते हैं कि माइनस और प्लस से हम ये दिखाते हैं कि डायरेक्शन है। अगर नॉर्मली कुछ समझाते तो बहुत बार टीचर या फिर मैं भी हूँ तो नहीं लिखूंगा, लेकिन इससे आप ये ना कंफ्यूज होना कि कभी माइनस था तो कभी क्यों नहीं था, क्योंकि माइनस का काम केवल आपकी डायरेक्शन दिखाना है। ऐसा असलियत में नहीं होता कि कोई फोर्स माइनस की होती है, ऐसा कहाँ है, कोई फोर्स माइनस की होगी क्या, ऐसा तो है नहीं। माइनस में कोई वैल्यू कहाँ से आएगी, है ना, या तो जीरो होगी फोर्स या तो कुछ वैल्यू होगी। जैसे कल वाले लेक्चर में नॉर्मल रिएक्शन माइनस तो आया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि वो माइनस में है, वो बस ये दिखा रहा था कि आप बार बार बहुत तेजी से ऊपर जाओगे ग्रेविटी के विरुद्ध, ग्रेविटी के अपोजिट में, तो बस ये अंतर था उसमें। तो ये आप आज से माइनस और प्लस का अंतर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो आपका दोस्त वो कि x2 वैल्यू बताएगा। अब ये टोटल फोर्स जो मतलब ये आपकी फोर्स है तो दोनों तरफ सेम ही है ना, ये है और ये है, तो टोटल इलोंगेशन कितना हुआ, यहाँ x1 हुआ, यहाँ x2 हुआ। फॉर्मूला क्या होता है FSP का, आपका होता है k इंटू डेल्टा एक्स। तो भाई साहब यहाँ x1 चेंज हुआ, यहाँ x2 चेंज हुआ, टोटल कितना हुआ x1 प्लस x2, तो बस डेल्टा एक्स की जगह रख दो k ब्रैकेट में x1 प्लस x2। तो ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप उसमें ये लॉजिक लगा सकते हो। ये अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें और देखो, ये आपका इतना पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जो हमने क्या किया FSP फोर्स आई और यही सेम चीज़ यहाँ पर भी आई FSP फोर्स, आप देख लो ना, और ये सेम ही तो है, इसके लिए भी यही फोर्स होगी, इसके लिए भी यही फोर्स होगी। तो ये टेंशन का कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं, टेंशन में भी होता है, इतना ही चीज़ होती है ना। चलिए अब इसके आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, और अब देखते हैं एक क्वेश्चन ना जिसमें आप समझोगे कि टेंशन का यूज़ करके आप कैसे स्प्रिंग फोर्स के जो क्वेश्चन है उनको बहुत आसान कर सकते हो। मान लीजिए ऐसे आपको जानते हो कि ऐसे किसी m बॉडी के ऊपर टेंशन लग रहा है ना, ये तो ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका वेट नीचे कितना होता है mg, तो t की वैल्यू कितनी आ जाती है mg, ये हो जाता है। अब क्यों है, क्योंकि भाई ये इक्विलिब्रियम में, ये किस में है इक्विलिब्रियम, ये पहले भी बता चुके इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो होता है जहाँ एफ नेट जीरो हो। अब भाई देखो ये मास कहीं हिल तो रहा नहीं है, अब जब ये मास कहीं हिल नहीं रहा है, स्टैटिक पोजीशन में है, तो टोटल जो हमारी नेट फोर्स है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ये चीज़ इतनी समझ में आई। अब देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे दें, ऐसे आपसे कह दें ये स्ट्रिंग है हमारी, ये है ना, अब ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये मास है और ये मास एम की वजह से, मास एम की वजह से ये क्या करेगी, थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाएगी, कितना डेल्टा एक्स ना, ये थोड़ा सा ये डेल्टा एक्स, मान लो पहले मास यहाँ पर था आपका, पहले ये यहाँ पर की थी ना, पहले ये यहाँ पर था मास, ऐसे ये जो पहले वाली चीज़ होती है उसको दिखाने के लिए हम लोग डॉट से दिखा लेते हैं, ये आपका डॉट से, ये मास यहाँ पर था, लेकिन अब ये स्ट्रेच करके यहाँ आ गया, तो कितना स्ट्रेच हुआ डेल्टा एक्स, ये चीज़ हुई है ना, डेल्टा एक्स स्ट्रेच हुआ है। तो बस आपसे इसमें कहेंगे कि आप कितनी FSP की वैल्यू बता दो, किसकी FSP की वैल्यू बता दो, ये कहेंगे तो आप समझ लो ये नीचे कितनी लगेगी mg लग जाएगी, mg लग जाएगी, ठीक है। तो सेम वैल्यू यहाँ पर किसकी हो जाएगी, जो आपकी इसकी FSP की वैल्यू है वो सेम किसके, टेंशन के बराबर होती है, और टेंशन की वैल्यू इस ऐसे कॉन्सेप्ट में हम जान चुके कितनी mg होती है, तो mg हो गई, ठीक है। इतना तो समझ में आया, ठीक है। तो टेंशन FSP की वैल्यू कितनी हो गई, mg हो गई, ठीक है। और जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी वैल्यू तो आप समझ ही चुके हो, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है FSP इक्वल टू माइनस का डेल्टा के एक्स, ये होती है। तो बस आपको इक्वेट कर देना है, देखो FSP इक्वल टू mg आ गया, और FSP की यानी कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू माइनस का डेल्टा के एक्स होती है, बस इसको आपको कंपेयर करा देना है। तो आपका यहाँ पर ये चीज़ कंपेयर करा देना है केवल, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, देखो डेल्टा के एक्स को mg के बराबर रख दो, तो आपकी x की वैल्यू आपसे कहेंगे इसमें फाइंड इलोंगेशन, मतलब कितनी बॉडी बढ़ी है ये बताओ, फाइंड इलोंगेशन, इलोंगेशन हमको बताना कितना बॉडी जो स्ट्रेच हुई है ना, इलोंग माने क्या होता है कि स्ट्रेच होकर कितनी बढ़ी है ना, ये चीज़। तो बस आपने रख दिया माइनस का डेल्टा के एक्स, मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू mg, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई mg अपॉन के, ये आ जाएगी वैल्यू mg अपॉन के
इतनी वैल्यू आ गई। माइनस का अब ये है तो यहाँ पर माइनस आप लगा सकते हो, ठीक है। जो अब माइनस क्या है, फिर से वही डायरेक्शन की बात है, माइनस यहाँ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ना। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला, ये तो आप टेंशन से समझे। इसमें ये मान लीजिए एक बॉडी आपको बी दी हुई है, या फिर इसको ये मान लेते हैं, और एक आपका इससे दी गई है बी बॉडी, ठीक, ये दिया गया, ऐसे बॉडी दी हुई है ये। अब इसमें हमसे कहा क्या है कि ये बॉडी 1 मीटर स्ट्रेच कर रही है ना, ये एक तरफ अपना खींचेगा 1 मीटर ना, देखो ये 1 मीटर खींचेगा ना, 1 मीटर, और ये अपनी तरफ 1 मीटर खींचेगा। मतलब इन लोग को खींचना है, अब वो कहाँ खींचेगा ये हमको समझना है। ये चीज़ नहीं हो गई, और इसके कहेंगे के की वैल्यू जो है 100 न्यूटन पर मीटर है। अब कहोगे ये के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर कैसे आ गई? ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ ही लेना था, लेकिन मैंने सोचा क्वेश्चन के साथ समझोगे ज़्यादा सही रहेगा। देखो एफएसपी की वैल्यू क्या होती है, माइनस का के डेल्टा एक्स, ये रहती है ना। ये देखो यहाँ पर अगर समझने के लिए लिख सकते हो कॉन्सेप्ट में है, ये कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आता है। तो इसमें क्या होगा, आप जानते हो फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन ना, और ये के अपनी जगह रखा ही हुआ है। अभी इस समय आप माइनस ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझने के लिए हो रहा है ना। और ये नीचे क्या, अब ये क्या हुआ, हाँ डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स यानी कि वो लेंथ होगी, और लेंथ जाती है मीटर में, तो इसकी यूनिट क्या होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन पर मीटर, ये रहती है, ठीक है। अब ये हम यहाँ पर आगे क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ये इतनी चीज़ समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट से आप ये समझ गए कि के इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर कैसे आया। अब देखो यहाँ पर ये इतनी चीज़ दी है, हमसे कहा के की वैल्यू ये है, तो हमको एफएसपी बता दो, एफएसपी मतलब ये स्प्रिंग फोर्स बता दो। लेकिन दो जगह पूछेंगे, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हों बॉडी को ना, ए भी इस साइड खींचेगा और बी भी 1 मीटर से। मान लो जब दोनों एक डायरेक्शन में खींच रहे हो ना, इधर ही पर जा रहे हो दोनों, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सेम डायरेक्शन, और दूसरा क्या पूछेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों में बताना है, तो पहले सेम डायरेक्शन वाला देख लेते हैं। तो सेम डायरेक्शन वाले में क्या होगा, ये मान लो यहाँ पर 1 मीटर से खींच रहा है, हाँ, तो ये भी यहीं पर 1 मीटर से खींच रहा है, तो नेट इलॉन्गेशन कितना हुआ बताओ, पहले वाले के लिए, सेम वाले के लिए बताओ कितना हुआ, नेट इलॉन्गेशन कितना हुआ। आप अपने आप देख सकते हो, इसने 1 मीटर खींचा और उसने वहाँ से 1 मीटर खींच दिया, तो क्या स्प्रिंग स्ट्रेच करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। आपने यहाँ से 1 मीटर खींचने की कोशिश की, और वो जितना आपने खींचा उसको उसने क्या किया, इक्वल कर दिया, या फिर कहते हैं उसको कट कर दिया, या फिर उसको कहेंगे बैलेंस कर दिया, उसने भी उतना ही खींच लिया। तो ऐसे लगेगा स्प्रिंग को लगेगा मेरे ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं लगी ना, स्प्रिंग के पास यही होगी, मतलब स्प्रिंग के पास कोई टेंशन नहीं है ना, टेंशन से रिलेट करके चलना है। तो इसमें क्या होगा, नेट इलॉन्गेशन हुई आपकी, नेट इलॉन्गेशन जीरो। अब जब नेट इलॉन्गेशन जीरो हो गई तो आपकी एफएसपी कितनी हुई, ये फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है ना, डेल्टा एक्स होता है। अब डेल्टा एक्स ही जीरो है जब नेट इलॉन्गेशन ही जीरो है, चेंज ही तो होता है, डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन आपकी लेंथ ना। तो ये आपकी एफएसपी कितनी हो गई, फर्स्ट वाले के लिए जीरो हो गई, ठीक है। अब सेकंड वाले के लिए देखना है, तो सेकंड वाले के लिए क्या होगा, फिर से आप देखो जो है अपोजिट में, अपोजिट वाले के लिए, अपोजिट वाले के लिए देखना है। ये तो आ गया समझ में ना, ये अपोजिट वाले के लिए। अब मतलब सेम वाले के लिए, अपोजिट वाले के लिए क्या होगा, इसने 1 मीटर खींचा इधर पर, इसने खींचा 1 मीटर इधर पर, तो टोटल कितना हुआ, 2 मीटर हुआ। अब अपोजिट डायरेक्शन में खींचा है तो 1-1 मीटर स्ट्रेच तो होगा ही, कोई इधर से खींच रहा है कोई उधर से खींच रहा के, तो हो गए ना अपोजिट में। तो टोटल कितनी हुई इनकी, 2 मीटर, और के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 न्यूटन पर मीटर। तो इसमें अपोजिट के लिए जो आपकी एफएसपी है वो कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू देखो ये होता है फॉर्मूला, तो के की वैल्यू 100 इंटू 112 मीटर, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, ये 100 आ जाएगी, 100। और ये एफएसपी की वैल्यू क्या होगी, मतलब फोर्स की, न्यूटन। अब ये न्यूटन तो पता है ना, न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर, तो मीटर से मीटर तो हट जाएगा, पर मीटर में और ऊपर मीटर है, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है इलॉन्गेशन वाला, फाइंड इलॉन्गेशन। ये है, ये आपकी पुली है, यहाँ से कोई मास लटक रहा एम का, और दूसरी तरफ जो है वो किसका है, ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे, हाँ
ये मास कोई है जो 2m का है ना। इसमें भी टेंशन लगेगी T और इसमें भी टेंशन लगेगी T। अब यहाँ है टेंशन, लेकिन आपसे पेपर में पूछ देंगे स्प्रिंग फोर्स बताइए, तो भाई जो यहाँ नहीं पढ़ रहा है वो तो सोचेगा तो भाई क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है ना। मान लीजिए आपके स्कूल में टीचर ने दे दिया तो आप सोचोगे मिसप्रिंट हो गया है ना, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आएगा क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं जो FSP है वो किसके इक्वल है, टेंशन फोर्स के ना। तो टेंशन निकाल के आप FSP निकाल सकते हो। और उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड इलोंगेशन, कितना स्ट्रेच हुआ ये बता देना है, इलोंगेशन ये चीज़ बता देना। तो आप इसमें देख सकते हो अब ये बॉडी 2m है, ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ये नीचे आ रही होगी है ना, स्ट्रेच होके, तो एक्सलेशन इसका नीचे की तरफ है। और ये जो हल्की बॉडी ये ऊपर जा रही होगी, इसका एक्सलेशन ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले इसको रख लेते हैं m के लिए। m के लिए क्या होगा, ये चीज़ ऊपर जा रही, ठीक है, टेंशन T, एक्सलेशन भी ऊपर की तरफ है। नीचे जो है इसका m का मास लग रहा होगा कितना, mg है ना, ये m का मास लग रहा होगा mg, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये हमको केवल अब इसके बाद क्या है, ये चीज़ नीचे mg आ गई, हाँ ठीक है। तो ये अब इसमें देखो अब ये इक्विलिब्रियम में तो है नहीं, ये एक्सेलरेशन में, अगर इक्विलिब्रियम में होती तो T=mg हो जाता, जो भी हमने जस्ट दूसरे मतलब क्या कहते हैं सेकंड लास्ट वाले भी देखा क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक्सेलरेशन कर रही है, तो जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है ना, यहाँ पर देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा T की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये पहले वाले के लिए है, ये आपकी वैल्यू हो गई T-mg = ma, ये हो गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक, अब ये चीज़ ये बॉडी डायग्राम तो समझ में आ गया ना। आप लोग मतलब ये है ना कॉपी पेन लेके बैठते हो और साथ साथ नोट करते चलते हो, क्योंकि जो अपनी नोट्स हैं वो सबसे बेहतरीन रहेंगे। तो इसके बाद हम बनाएंगे अब 2m का, यहाँ पर 2m का बना लिया। ये कितनी लगेगी इसमें अब की बार 2mg लगेगी, 2m के लिए है ना, ये 2m के लिए है तो 2mg लगेगी ना। अब देखो इसमें नीचे आ रहा था तो एक्सेलरेशन इसमें कहाँ की तरफ दिखाओगे, नीचे की तरफ, तो अब की बार तो जो 2mg है उसकी फोर्स ज़्यादा होगी क्योंकि नीचे आ रहा है। तो यहाँ आप सेकंड वाले के लिए बताऊँगे 2mg - T = 2ma, ये हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन। ठीक, ये हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या है जो आप देख रहे हो, अब इनको दोनों को ऐड करना है ना, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, T से T कट गया। अब देखो T से T कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2mg से ये माइनस का mg हट जाएगा तो क्या बचेगा mg, और ये दोनों क्या है, ये माइनस का ऐड ही करना है लेकिन माइनस का mg है ना, तो ऐड करने में ही एक mg बचेगा, और ये ma + 2ma 3ma हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, mg = 3ma, ठीक, = 3ma हो गए। m से m कट गया है ना, और ये जो g, ये जो 3 है g के नीचे चला जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a की वैल्यू आ गई g/3, ये यहाँ नोट करके लिख लो, a की वैल्यू g/3, ये इतना हो गया, ये अभी आगे काम आएगा। इतना समझ में आया, अब ये आपने नोट कर लिया है। अब इसके आगे का क्या होगा, हमसे फाइंड इलोंगेशन पूछा है, ठीक है, तो इसके आगे का प्रोसेस ये इतना ही बस मिटा रहा है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब देखो यहाँ पर आपकी a की वैल्यू आ गई है, हाँ, अब t की जो है वैल्यू वो क्या है, ma है, मतलब ये यहाँ पर ये t की वैल्यू हम निकाल लें। t की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये FSP जो है स्प्रिंग फोर्स है वो t के बराबर है, और एक बार t की वैल्यू आ गई तो हम डेल्टा x निकाल देंगे। और डेल्टा x क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वही तो स्ट्रेस, ये हमारा इलोंगेशन है, स्ट्रेच बोल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस आपका अभी आगे वाले चैप्टर्स में आएगा ना, जस्ट इसके बाद ही है शायद तक, जस्ट इसके बाद सेकंड चैप्टर होगा इसके बाद। अब आपका देखो यहाँ पर ये वैल्यू केवल रखना है a की जगह g/3, इसलिए हम उन्हें इसको यहाँ रख लिया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इसमें वैल्यू रखना है ना, तो T - mg = m g/3, इसको भी उधर भेज दिया, तो T = mg/3 + mg। अब इसको सॉल्व किया तो T की वैल्यू क्या हो गई, mg, यहाँ पर ये 4mg/3, ये हमारे T की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये T की वैल्यू आ गई, इसको भी आपको समझ के रखना है, ये T की वैल्यू कितनी आ गई 4mg/3, यहाँ तक आ गई। अब ये ऊपर का तो हटा देते, इतना आप नोट कर चुके और समझ भी चुके।
अब देखो ये टी की वैल्यू आ गई, अब यही एफ एस पी के बराबर था, तो एफ एस पी की वैल्यू कितनी आ गई 4mg/3, ये आ गई वैल्यू आपकी। ठीक है, अब एफ एस पी किसके बराबर होता है स्प्रिंग फोर्स में, अब चैप्टर ही वही चल रहा है, तो -k डेल्टा एक्स, ये तो एकदम दिमाग के मन मंदिर में बस गया होगा ना। तो ये देखो अब आपका ये भी हटा दिया, इसमें लिखा हमने माइनस, देखो माइनस का लिख सकते हैं, माइनस से बस ये होगा कि भाई सब अपोजिट डायरेक्शन को हम दर्शा रहे हैं। क्यों अपोजिट डायरेक्शन, भाई ये नीचे जा रहा है और ऊपर की तरफ लग रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन तो हुई है ना, हमारी नेट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में तो हुई। जो हमारी स्ट्रेच है, मतलब जो हमारा इलॉन्गेशन है, ये नीचे स्ट्रेच हुआ, तो ये और हमारी फोर्स टेंशन ऊपर लग रही है, तो बस उसके लिए माइनस रहता है। बहुत बार क्या होगा, क्वेश्चन मतलब आंसर्स आपको 4 दिए हों तो माइनस नहीं होगा, कभी नहीं होगा तो आप उसको आंसर लगा दोगे। लेकिन मान लो x की वैल्यू कहीं -2 है कहीं +2 है, तो पक्का -2 में आपको आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो याद रखना। यहाँ आ गया आपका 4mg/3। अब क्या होगा, ये जो k है इसको हमने नीचे भेज दिया, तो ये आ गया और यहाँ पर माइनस लगा लिया, तो डेल्टा x की वैल्यू माइनस की 4mg/3 के, ये आ गई। अब इतना समझ में आ गया, चलिए अब इसके आगे और देखते हैं। तो अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें स्प्रिंग का क्या होगा, वो स्ट्रिंग का टूटना होगा और उसके बाद आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा। जैसे ये हमारा है फिगर, तो यहाँ पर ये आपका मास पहले दे देंगे, m है मास, और फिर क्या है ये, लेकिन क्या है हमारी, ये हमारी स्प्रिंग है। ठीक, और इसके नीचे फिर एक मास दे दिया है, वो आपका क्या हो गया, आपकी बार स्ट्रिंग के साथ है ना, स्प्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग 2m मास है। तो हमसे कहेंगे जो हमारा सिस्टम है, देखो जैसे 2 बॉडी हैं है ना, या फिर 3 बॉडी हैं, वो एक साथ होती हैं तो उनको हम एक नाम दे देते हैं सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम यानी कि रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम। फाइंड एक्सेलरेशन of both block when string कट। जब हम स्ट्रिंग को काट देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो पहले जैसे नॉर्मली करते हैं किया जाए। ठीक है, तो देखो ये जो है बॉडी, इसमें नीचे मास कितना लग रहा होगा mg। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये टेंशन है, ये ऊपर की तरफ लगेगी t। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये टेंशन लगेगी ऐसे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका क्या रहेगा, ये जो है नीचे, तो इसके ऊपर क्या लगेगी 2mg, ये 2mg लगेगी, तो पता है नीचे की तरफ, ऊपर क्या लगेगी टेंशन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर कौन सी फोर्स होगी, FSP है ना, स्प्रिंग फोर्स होगी। तो अब आपको क्या करना है, स्प्रिंग फोर्स बताना है सबसे पहले, तो क्या होगी स्प्रिंग फोर्स ना। तो देखो एक तो स्प्रिंग फोर्स टोटल आपको समझ के चलना कितना होगा, ये पूरी हम बॉडी को सिस्टम मान रहे हैं, तो एक तो नीचे 2mg तो होगी, ठीक है ये तो होगी, और एक तो स्प्रिंग फोर्स ये इसके लिए होगी mg के लिए, तो टोटल कितनी हो जाएगी, देखो एक ये होगी इसके लिए 2mg टेंशन के हिसाब से, समझ लो ना। पहले तो स्प्रिंग फोर्स होगी क्या, तो एक तो mg हो जाएगी, क्यों एक mg हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग ऊपर है और mg नीचे है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो जो जस्ट अपोजिट हो तो होगी ही। ठीक, उसके बाद अब इस मास के नीचे जो इसके m के नीचे जो है वो आपकी 2m मास है, और वो टेंशन से, तो टेंशन भी साथ में ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमारी FSP हो जाएगी वो हो जाएगी mg प्लस 2mg, यानी कि आपकी वैल्यू हो गई 3mg। ठीक है, अब कैसे 3mg, अब ये टेंशन तो 2mg के बराबर होगी। तो हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि आप ये तो समझ चुके हो, अगर अपोजिट में है फोर्सेस और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में इक्वल होंगी। FSP के इक्वल था mg और t के इक्वल था 2mg। अब ये mg भी यहाँ क्यों जुड़ा, क्योंकि भाई ऊपर तो स्प्रिंग फोर्स है। मान लीजिए आप नीचे, मतलब आप ऊपर बैठे हो और कोई आपका पैर नीचे पकड़ के वो क्या कहते हैं, तो आपके लटक जाए, तो आपकी फोर्स तो लगी रही है, अब साथ में उसकी भी लगेगी। ठीक है ना, समझ के, जैसे उसमें देखा होगा नो एंट्री पिक्चर में लटक जाते हैं, एक के ऊपर फिर एक नीचे, फिर एक नीचे, बचाने आता है वो भी नीचे, वही वाला सिस्टम समझ लो। और वो क्या, वो भी रस्सी पकड़े होते हैं, बीच में सांप भी आता है ना, यही वो, उससे आप रिलेट करके समझ सकते हो। तो ये चीज़ इतनी तो हो गई। अब इसमें हमसे कहा है, अब जो मेन आया है ना, अब क्या हुआ, रस्सी उसमें कटी थी कि नहीं पता नहीं, यहाँ क्या होगा, हम काट देंगे इसको स्ट्रिंग को। ठीक है,
तो स्ट्रिंग जैसे काटी तो अब क्या होगा, स्ट्रिंग काटने से सबसे अच्छा तो बहुत लॉजिकल बात है, स्ट्रिंग काट दी। अब जब स्ट्रिंग काट दी तो रस्सी के पास कोई वेट ही नहीं है, तो सबसे पहले तो देखो जब तक फोर्स नहीं लगता, जब तक आप किसी को खींचोगे नहीं ना, किसी को खींचोगे नहीं तो टेंशन नहीं आएगी फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो टेंशन हो गई जीरो, टेंशन हो गई हमारी जीरो, ठीक है। अब एफएसपी को निकालना है, कितना होगा, वो तो जीरो हो गई पूरी, ठीक है, ये चीज़ पूरी जीरो हो गई। लेकिन अब समझना, उसने कहा एक्सलेरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक व्हेन स्ट्रिंग कट, व्हेन ये लगा लो जस्ट स्ट्रिंग कट। भाई देखो जो फिजिक्स है उसमें तुरंत का ही केस पूछा जाएगा कि भाई स्प्रिंग काट दी, तुरंत बताओ क्या होगा। थोड़ी देर बाद पता नहीं वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया तो जस्ट बाद क्या होगा। देखो अब भाई ये आपकी ये यहाँ पर फोर्स है, अब ये नीचे है, ये एकदम से कट गया तो इसको तुरंत तो पता ही नहीं चलेगा, तो इसके लिए तो अभी भी एसएसपी कितना है 3 mg, इसके लिए अभी भी कितना है 3 mg, क्योंकि इसको तो पता नहीं चला है, ठीक है। अब क्या, अब ये जब इसको यहाँ पर 3 mg है, ये पता नहीं चला है तो यहाँ पर तो इतना ही रहेगा, लेकिन टेंशन जो है वो तो जीरो हो चुकी है। अब इसके उसमें आपको एक्सलरेशन निकाल देना है, तो देखो कितना होगा ये, लेकिन जो mg है ये मास इससे हटाना पड़ेगा और वो एक्सलरेशन के इक्वल आपको रखना पड़ेगा। इतना नोट कर लीजिए, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखो ये जो इसमें ये निकल गया ना, तो आपको मतलब ये मिटाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस जो 3 mg है उससे माइनस कर देना है mg को, ठीक है, जो मतलब फोर्स टेंशन जब जीरो होने के बाद, तो आपकी ये और यही चीज़ जो है ये पूरी ये आपके किसके इक्वल आ जाएगी, ये तो इतना समझ गए ना, यहीं पर बता देते हैं ये चीज़, तो ये आपके किसके इक्वल आ जाएगी, एफएसपी जो है अब वो कितनी हो जाएगी, आपको 3 mg जो है हमारा 3 mg आई थी एफएसपी पूरी, उससे mg को हटा देना है और वो अब हमारी टेंशन जीरो होने के बाद नेट फोर्स रहेगी ना, तो इसको क्या कह सकते हैं, ma कह सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा 2 mg बचेगा, 2 mg बचेगा, ये चीज़ ये पूरी 2 mg बचेगी, तो अब 2 mg हो गया हमारा इक्वल ma के, m से m कट गया, a की वैल्यू आई 2g, बस यही पूछा था और ये दोनों के लिए रहेगी ना। अब इसके आगे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट जल्दी से, है ना, चलिए देखें स्प्रिंग। अब देखिए हम लोग जो सबसे मेन टॉपिक है जो आप लोग सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट को काट कर फेंकना, है ना, और स्प्रिंग कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन करना और पैरेलल और सीरीज ये सब, तो वो अब हम देखने वाले हैं। मान लीजिए ये आपका है कोई स्प्रिंग है आपकी ना, L लेंथ है इसकी, अब हमने क्या किया, इसको 2 भागों में काट दिया और ये एक ऐसे, एक हुई L/2 और दूसरी भी आपकी कितनी हुई, ऐसे लिख देते हैं। ये हमने क्या किया, इसको 2 उसमें भाग में काट लिया, एक आपकी हुई L/2 तो दूसरी भी कितनी हो गई L/2, ये हुआ, ठीक है। तो अब इसमें पूछते हैं, मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट तो K है, तो अब नई वाली का क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, जितना अपॉन में किया है उतना उसके मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 2K और यहाँ भी कितना हो गया 2K, ठीक है, ये चीज़ हुई। अब मान लो कह दें कि मान लो ये फिर से हमारा यही है ना, ये चीज़ समझ में आई। अब हमसे कह दें कि हमने काट दिया इसको, ये स्प्रिंग हमारी है, ये हमने काट दिया इसको L/3 और L/3 में, तो आपका ये जो है स्प्रिंग कांस्टेंट ये कैसे बढ़ जाएगा, तो भाई 3K, ठीक है, यहाँ तक ये 3K हो जाएगा, ऐसे हो गया। अब और ऊपर पूछ रहे हैं, कहने कि मान लो अगर हमने क्या किया, ये आपके स्प्रिंग को ऐसे, ये आपके हमने स्प्रिंग को ऐसे n पार्ट्स में काट दिया ना, ये कितना हुआ L/n, ये भी हुआ हमारा L/n, ये भी हुआ L/n और ये भी हुआ L/n टाइम्स में काट दिया, तो आपका ये कितना हो जाएगा Nk, ये हो जाएगा, समझ गए ना, n मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी n नंबर है, तो ये आपको समझ गए। अब चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या देखेंगे, ये एक क्वेश्चन ना, तो ये हमसे कह दिया गया कि ये आपका है स्प्रिंग हमारी L साइज़ की है, हमने इसको 1:2 में कट कर दिया, 1:2 में कट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका ऐसे कट हो जाएगा 1 में और 2 में, तो आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई ये जो 1 है और ये रेशियो 2 है, तो इसमें K की वैल्यू क्या होगी। पहले तो इसको हमने काट दिया 1:2 में, तो बताओ इसके कितने भाग हुए, 2 भाग हुए,
लेकिन क्या अगर हमने बेस किसको लिया, इसको 1 में काटा, इसको 2 में काटा, तो इसमें तिहाई वाली थोड़ी बात आ रही है। इसको हमने 3 को अपना बेस माना, जब तो 3 में से 1 पार्ट इसको दिया, 2 पार्ट इसको दिया, ठीक है। तो अब इसको समझो, अगर पार्ट 3 थे तो 3 में से 1 इसको मिला, तो ये कितना हो गया L/3। भाई पार्ट 3 थे तो इसको कितना मिला L/3। 1 मिनट, यहाँ पर तो इसको कितना मिला L/3। अब अगर पार्ट 1 और 2 कितने, 3 पार्ट थे, अगर पार्ट 3 पार्ट में भागा तो इसको कितने पार्ट मिले, 2। भाग को डिवाइड 2 ही पार्ट्स में किया, लेकिन किसको कितना पार्ट मिला, तो इसको रेशियो में कितना मिल गया, देखो 2, 3 का 2 भाग मिला, तो इसका कितना हो गया 2L/, इसकी वैल्यू हो गई 2L/3, इतनी हो गई, ठीक है। अब इसका हमको क्या स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, भाई बहुत आसान है। यहाँ L/3 है तो कितना हो गया, कुछ नहीं, बस 3/k, ये हो गई वैल्यू। अब यहाँ पर कितना था, 2L/3 था, तो बस उल्टा ही तो कर देना। अच्छा वहाँ कितना था, L/n के लिए हमने क्या किया था, n/k इतना था ना, तो उसमें क्या हुआ, ये L/3 है तो हमको क्या कर देना, 1 मिनट, हमको कर देना है 3 × k मल्टीप्लाई में, तो 3k हो गया। अब यहाँ पर कर देना है फिर से वही चीज़। अब यहाँ पर ये नीचे कितना आया, 3 आया, तो 3k और नीचे 2। देखो जो मल्टीप्लाई में बस उसको आपको वैसे कर देना, जो यहाँ डिवाइड में उसको यहाँ मल्टीप्लाई में कर देना। तो यहाँ पर डिवाइड में ये इतना था तो ये मल्टीप्लाई में कर दिया, ठीक ना, ये चीज़ समझ में आई, इतना हुआ। अब इसके आगे चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन। अब देखो मान लो फिर से दे दिया है ना यही, तो आपका यहाँ पर अब इसको हमने मान लिया 3 रेशियो किस में कट किया है, 5 में ना, ठीक है। तो अब इनको 3:5 में कट कर दिया, 3:5 में कट कर दिया, तो बताना है भाई देखो 3 और 5 टोटल कितना हुआ, 8। पहले ऐसा समझना, तो 8 हुए हमारे, 8 को हमने बेस माना, तो ये 8 में कितना भाग ये ले गया, ये वाला पॉइंट, मान लो ये ऐसे है और ये 5 वाला तो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये ले गया हमारा 3L 8 में से, और ये कितना ले गया 5L 8 में से। तो इसके k की वैल्यू क्या हो गई, बस 8 को आपको क्या कर देना ऊपर, इसमें हो जाएगा k की वैल्यू 8k/3, और यहाँ पर कितनी हो गई 8k/5, 8k/5 ये हो गई। बस ऐसे ही आपको करना है। अब इसके आगे हम देखेंगे स्प्रिंग, मतलब वो कॉम्बिनेशन क्या होता है ना, सीरीज और आपका पैरेलल। तो देखिए क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट में, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। आपने पढ़ा है ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, वैसे होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, हाँ ये देखना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में पहला आपका क्या रहेगा, सीरीज। तो सीरीज में देखो क्या रहता है, सीरीज में क्या होता है, जो आपकी 2 रहती हैं स्प्रिंग वो एक साथ कनेक्ट होती हैं। ये जैसे ये एक कनेक्ट हुई ना, ये एक कनेक्ट हो गई, दूसरी ये किसी बॉडी से कनेक्ट है, हाँ ये किसी बॉडी से ऐसे कनेक्ट है। m यह है, इसका कांस्टेंट है k, और इसका कांस्टेंट है k1 और इसका है k2, ठीक है। अब इसमें देखो होता क्या, अगर सीरीज और इनका पैरेलल याद रखना है। रेसिस्टर याद है, रेसिस्टेंस में क्या होता था, जो सीरीज का होता था वो यहाँ होगा पैरेलल का, और जो वहाँ पैरेलल का होता था वो होगा सीरीज का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अब सोच के बताना है आप लोगों को, है ना, कमेंट में तुरंत लिख के बताना है क्या होगा। इसका k इक्विवेलेंट होता है, इसमें इक्विवेलेंट तो बताते हैं, तो इसका k इक्विवेलेंट जो होगा सीरीज का वो ऐसे नहीं लिखा जाएगा ना, बहुत लोगों ने अगर लिख दिया हो, वो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 ये होगा। क्यों, क्योंकि भाई रेसिस्टेंस में एक इसके लिए था, पैरेलल के लिए, तो इसमें एक सीरीज में इसके लिए होगा ना, सीरीज मतलब सीरीज में किसके लिए, सीरीज में होगा इसमें स्प्रिंग में। अब पैरेलल की बात आ गई, पैरेलल में ये रहता है, ये इसको पहले तो पैरेलल में कैसे बनता, तो ये ऐसे पैरेलल में बनता है ना, ये ऐसे पैरेलल में मास m मान लो रखा हुआ है, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं होगा, k इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा k1 प्लस k2, ठीक, ये हो गया।
अब देखो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर कोई लेक्चर और बचेगा आपका इंपॉर्टेंट पुलिस से रिलेटेड या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो हम बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले कल आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आ जाएगा और वो भी वन शॉट में आएगा, जिसमें हम बहुत लोग बहुत अच्छे से उसको कराएंगे और कोई एक टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो तो आप हमारा पहला वीडियो केमिस्ट्री का वन शॉट देखना, किसका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें गारंटी मैं देता हूँ एक भी चीज़ नहीं छूटी है। पहले आप उसको देखना जाके, अभी इसको देख लिया है, उसको देखना जाके, फिर जो कल लेक्चर आएगा सेकंड चैप्टर का केमिस्ट्री के, उसको जरूर देखना है ना। फिर अपने आप खुद अपनी राय देना। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहेंगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके जाना है ना, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।